Hello friends, welcome to Shri Vidya Vihar. This is Shreya. I cleared CTET paper 1 and paper 2. Recently I qualified JRF in subject of education. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने CDP इन 1 मंथ की एक श्रृंखला को शुरू किया है। उसी श्रृंखला में आज का टॉपिक मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा, और इसमें हमें मोटिवेशंस की थ्योरी को भी पढ़ना है जो कि मैस्लो ने दिया था। मैंने बहुत सारी थ्योरीज को कवर किया है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में उसका प्लेलिस्ट बना है, उन थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें सारे वीडियोज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन शब्द है जो वो इस वीडियो में मैं बता दूं कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप अब मैं पीपीटी हिंदी में भी पढ़ा सकती हूँ और इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ। तो मैं पहले हिंदी से स्टार्ट करती हूँ। हिंदी की पीपीटी लास्ट में है, तो मैं उससे शुरू करती हूँ। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो मैं उससे ही शुरू करती हूँ। ये देख सकते हैं आप। मोटिवेशंस होता क्या है। अभिप्रेरणा शब्द का जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है उसका वो होता है मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के शब्द मोटम और मूवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या इंसाइट टू एक्शन, मतलब कुछ काम करना, अर्थात गति प्रदान करना, अपने किसी काम को गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें एक कह सकते हैं एक किक मिलता है, वो क्या है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको अभी अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो किस लिए करना है आपको, क्योंकि आपको टीचर का जॉब लेना है इन फ्यूचर। तो पहले ये सीढ़ी है कि आप सीटेट पहले क्वालिफाई करेंगे, तब टीचर का जॉब का आप तैयारी कर सकते हैं। तो यही हमारा अभी यहाँ पे मोटिवेशन क्या है कि हमें टीचर का जॉब चाहिए, इसलिए गति प्रदान हो रहा है किस चीज़ को, सीटेट के प्रिपरेशन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के क्या प्रकार है। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, अगर सरल भाषा में हम समझे तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है कि जो हमें अंदर से हमारे मन को करने की इच्छा करता है किसी काम को, उससे जो हमें अभिप्रेरणा मिलती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाह्य अभिप्रेरणा होती है जो किसी चीज़ से हम प्रेशराइज होकर किसी चीज़ से हम करने की कोशिश करते हैं, वह बाह्य अभिप्रेरणा है। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से करते हैं, तथा इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष, उनको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे किसी परीक्षा को स्व मूल्यांकन हेतु पास करना, मतलब अगर हमें किसी कोई परीक्षा अगर क्लियर करना है, तो उसको हमको खुद को जानना है कि मैं कितना मेरी अंदर क्या क्षमता है, मैं कितना हद तक इस सब्जेक्ट को जानता हूँ। इसलिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही वो क्या कहलाएगा, उनका आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है। इस अभिप्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। मतलब कोई अगर बोल रहा है उसको कि तुम्हें तुम ये काम करोगे तो तुमको ये चॉकलेट मिलेगा, किसी बच्चे को बोला जा रहा है, तो उससे वह है जो वो प्रभावित होकर किसी काम को कर रहा है। कोई बाह्य प्रभाव भी हो सकता है, जैसे दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। जैसे बच्चों को बोला जाता है कि अगर तुम होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तो उस वजह से बच्चा होमवर्क को कंप्लीट कर लेता है, तो वो उसको बोलेंगे कि वो बाहर से मोटिवेटेड, वो अंदर से उसकी इच्छा नहीं थी करने की, लेकिन वो पनिशमेंट से बचने के लिए उस होमवर्क को कंप्लीट किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अभिप्रेरक क्या होता है। अभी हमने जाना अभिप्रेरणा क्या होता है, अब हम जानेंगे अभिप्रेरक क्या होता है। सॉरी, ये स्लाइड थोड़ा ये हो गया है, लैंडस्केप मोड में हो गया है, तो मैं आपको ओरली समझा देती हूँ कि अभिप्रेरक क्या होता है। प्रेरक या प्रेरण व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति, वह एक स्थिति है जो उसे एक विशेष दिशा में क्रिया करने के लिए तब तक सक्रिय रखती है जब तक कि उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब ये है, अब
प्रेरक और अभिप्रेरक में क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी स्थिति जो उसे एक विशेष दिशा में, एक विशेष क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन में, एक विशेष डायरेक्शन में उसको कार्य करने के लिए मजबूर करती है। मजबूर तो नहीं कहेंगे, मजबूर सही वर्ड नहीं है, एक विशेष दिशा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, कार्य करने के लिए तब तक मतलब एक्टिव रखती है जब तक कि उसका लक्ष्य, मतलब जो उसका एम है, जो उसका मोटिव है कि मुझे ये करना है, जब तक कि वह प्राप्त नहीं हो जाए उस समय तक जो चीज उस व्यक्ति को उस डायरेक्शन में कार्य करने के लिए प्रेरित रखती है उसे हम अभिप्रेरक कहते हैं। तो अभिप्रेरक क्या होती है? एक मनोस्थिति होता है। जैसे कि अपने पे ही अगर हम एग्जांपल लेके हम लोग सोचें तो मुझे सीटेट क्लियर करना है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या लक्ष्य है कि मुझे सीटेट क्वालिफाइड करना है, इसलिए हम सीटेट की बहुत सारी क्लासेस देख रहे हैं, रैंडमली बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। तो हम सक्रिय रूप से जो हमारे अंदर ये है, जो मनोस्थिति हमारा कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, ये अभिप्रेरक है, ये हमारा अभिप्रेरक होगा कि मुझे सीटेट क्लियर करना है, इसलिए हम सक्रिय है। लेकिन एक बार जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, यानी आप सीटेट अगर क्वालिफाइड करते हो तो आप फिर सीटेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखेंगे, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे कि ये अभिप्रेरक है, ये टर्म जो हमारा अभी फिलहाल का मनोस्थिति है। चलिए नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और अभिप्रेरक तो आपको समझ में आ गया। अब अभिप्रेरणा से रिलेटेड जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी मैस्लो ने दिया था, यानी अभिप्रेरणा का मानवतावादी का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था वो क्या था? तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी बोलते हैं जिसको, मैस्लो का मानवतावादी का सिद्धांत बोलते हैं, पदानुक्रमक क्रम मानवतावादी का सिद्धांत। तो अब्राहम मैस्लो ने अपनी आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी पहली बार, हायरार्की ऑफ नीड क्या होता है? मतलब नीड के अकॉर्डिंग कोई भी आदमी काम करता है, ये एक हायरार्की का मतलब स्टेज में, मतलब पहले थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, इस टाइप से सीढ़ीनुमा कह सकते हैं हम। तो हायरार्की ऑफ नीड्स पे काम क्या थ्योरी दिया था इन्होंने? पहली बार इन्होंने 1943 में एक शोध पत्र, एक रिसर्च उनका ये था, पेपर था, उसमें अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में प्रस्तुत की थी किसको? हायरार्की ऑफ नीड को। पहले उन्होंने एक अपने रिसर्च पेपर में डाला था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें बताया था कि ह्यूमन नीड है जो वो एक हायरार्की में काम करती है। उन्होंने इसे 1954 में, फिर 54 में अपनी पुस्तक मोटिवेशंस एंड पर्सनालिटी में, जो उनका बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में, विस्तार से समझाया था। ठीक है। ये मैस्लो जो है ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने आवश्यकता का यानी नीड का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, हायरार्की ऑफ नीड का थ्योरी दिया था। नीड ही मोटिवेशन देती है, मतलब हमें क्या मोटिवेट देता है, मोटिवेट करता है हमारा नीड, जो हमारे इनके अनुसार, मैस्लो के अनुसार कोई भी चीज़ हमें मोटिवेशन कब देगा? जब हमें किसी चीज़ का नीड होगा। जैसे आपको आपको अभी जो जितने भी सीटेड एस्पिरेंट हैं उनको सीट गवर्नमेंट जॉब का नीड है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी प्रयास, जो भी एलिजिबिलिटी है, जैसे पहले आप सीटेट क्वालिफाई करोगे, फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे टीचर वाला, तो जो भी नीड है उसको आप करने का प्रयास करेंगे, तो वो आपको मोटिवेट करे। तो आपका नीड है जो, इसलिए आप मोटिवेट हो रहे हो, आपको नीड है गवर्नमेंट जॉब का, टीचर का, इसलिए टीचर बनने का। नीड सीढ़ी नुमा होती है, और इन्होंने बताया कि नीड है जो वो सीढ़ी नुमा होती है, ये नीचे से ऊपर की हो जाती है। ये नीचे पहले आदमी को सबसे बेसिक नीड होता है, फिर बेसिक जब पूरा होता है तो उससे ज़्यादा का नीड होता है, फिर जब वो स्टेज पूरा हो जाता है तो फिर उससे ज़्यादा, कहते हैं ना इच्छाएं मरती नहीं है, वही वाला हाल है यहाँ पे। इस थ्योरी के समान की थ्योरी हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन की थ्योरी है। एक हर्ट्जबर्ग नाम के एक ये थे, थ्योरिस्ट थे, उन्होंने भी इस टाइप का मोटिवेशन का थ्योरी दिया था। चलिए अब सीढ़ी नुमा जो है, जो स्टेजेस है वो हम देख लेते हैं, वो क्या है। तो पहले क्या है? पहले ये नीचे से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये 1 2 3 4 5 ये दिख रहा होगा। तो तो ये क्या है? पहला क्या है? मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता, मतलब जो फिजिकल नीड है, ये पहला क्या है? जो फिजिकल नीड है, मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता, जैसे भूख लगना, जो बेसिक भूख प्यास ये सब। फिर उसके बाद आता है सुरक्षा, सेकंड में आता है सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब क्या होता है? सेफ्टी, सिक्योरिटी,
क्या मतलब उनको घर चाहिए। पहले तो सबसे पहले किसी के पास घर नहीं है लेकिन फिर भी वो जिंदा है, इस धरती पे है, तो उसका बेसिक नीड क्या है? खाना और पानी, हवा, ये सब बेसिक नीड है। फिर उसके ऊपर अगर जाते हैं तो नीड क्या पड़ा? खाना पीना मिल गया, हवा मिल रहा है, सब चीज़ स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ तो नहीं कर सकते, खाना पीना इज़ द बेसिक नीड। ये बेसिक नीड में खाना, पानी, हवा, ये कहलाएगा। फिर अगर वो मिल रहा है तो फिर किसी आदमी को रहने के लिए घर चाहिए होता है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर उनके हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर वो भी उनको पूरा हो गया, सुरक्षा मिल गया, घर मिल गया, ये मिल गया। फिर उसके बाद उनको आता है प्रेम और स्नेह की आवश्यकता। उनको प्रेम चाहिए, मतलब एक रिलेशन चाहिए। अकेला कोई नहीं रह पाता है, इसलिए कि अब अकेले नहीं रह पा रहे, मुझे एक रिलेशन चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए समाज में। फिर फोर्थ आ जाता है आत्म सम्मान की आवश्यकता, यानी उनको फिर सम्मान चाहिए होता है, खुद का सम्मान। मतलब सोसाइटी में एक उनका प्रेस्टीज हो, ये एक वो ओहदे पे हो, लोग उनका सम्मान करें, वो चाहिए होता है। फिर फिफ्थ पे क्या हो जाता है? सबसे लास्ट में आता है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, आत्म सिद्धि की प्राप्ति। मतलब लोग रियलिटी को समझने लगते हैं कि जीवन में रियलिटी क्या है, हाँ? उस चीज को, जैसे कि ये इस स्टेज में बहुत कम लोग पहुंच पाए, जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर जी, जैन धर्म के जो थे प्रवर्तक, वो। चलिए, ये हिंदी में हो गया। अब इसको इंग्लिश में, अगर हम इसके इंग्लिश वर्डिंग अगर देखें, एक सेकेंड, अगर इसका इंग्लिश इंग्लिश वर्ड हम देखें, इंग्लिश अगर हायरार्की देखें तो इंग्लिश के लिए आपको ऊपर चलना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये रहा। पहला है क्या? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या आ जाता है? और ये जो तीन है, फाइव, ये यहाँ पे तो ऐसे सीक्वेंस दिया है 1 2 3 4 5। आप कैसे भी सीक्वेंस लगा सकते हैं, लेकिन नीचे से हायरार्की जाएगा, नंबर कोई इशू नहीं है, नीचे से हायरार्की जाएगा। तो ये जो तीन नीचे वाली तीन हायरार्की है, वो क्या होती है? लोअर स्टीम नीड होती है। मतलब ये लोअर नीड होती है, ये सबको चाहिए होता है बेसिकली। और जो हायर स्टीम नीड होती है, यानी फर्स्ट और टू, यहाँ पे अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें, ऊपर का दो, तो वो होता है हायर स्टीम नीड। और ये होता है जो ये व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है यहाँ पे। तो फिजियोलॉजिकल नीड क्या होता है? उसमें आदमी को क्या चाहिए होता है? ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग। शेल्टर इसमें भी आ सकता है फिजियोलॉजिकल में, क्योंकि ये शारीरिक है, मनोदैहिक है। स्लीप, नींद, सोना जरूरी है। ये सब जो मतलब आदमी को जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजें चाहिए, वो आएगा किसमें? नीचे वाले, सबसे नीचे वाले में, फिजियोलॉजिकल नीड में। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाएगा? हेल्थ अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एक सेटेबल लाइफ होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फैमिली होना चाहिए। फैमिली दोनों में आप कह सकते हैं। फैमिली तो सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी आ सकता है ना, कि एक फैमिली रह, क्योंकि फैमिली से सिक्योर होता है लोग, कोई भी सिक्योर होता है कि मेरी फैमिली है, अकेला नहीं रह पाता। तो फैमिली की सिक्योरिटी कह सकते हैं हम, कि फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए। सोशल एबिलिटी, उनको सोशल एबिलिटी चाहिए होता है। मतलब समाज में उनको रहने के लिए, कि सेफ्टी कहाँ पे चाहिए होगा? समाज के अंदर ही चाहिए होगा। तो सोशल एबिलिटी ये कह सकते हैं हम। फिर उसके बाद आता है थर्ड में फ्रेंड, लव एंड बिलोंगिंग में आता है फ्रेंडशिप करना है, लोगों को अकेले मन नहीं लगता। फैमिली चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए कि मेरा भी कोई, ये फैमिली फैमिली इस यहाँ अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में देखें तो फैमिली इसलिए चाहिए कि फैमिली है जो बहुत सारा नीड, ज़रूरत पूरा करता है हर एक आदमी का, सबका, कोई भी हो। हर जो जो भी रिलेशन है वो एक मतलब पे ही टिका होता है। तो जो भी हो वो नीड पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेफ्टी का नीड, फैमिली एक सेफ्टी प्रदान कर रहा है एक दूसरे को, फैमिली के हर मेंबर एक दूसरे को सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टिव में फैमिली को यूज किया जा रहा है। लेकिन लव और बिलोंगिंग में जो फैमिली को यूज किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि मतलब लोगों को कनेक्शन चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहता है लोगों को एक कनेक्शन चाहिए, कि हाँ मुझे भी कोई लव करे, मेरा भी कोई रिश्ता हो, इस टाइप से। यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में फैमिली को यूज किया जा रहा है। लेकिन सेकंड में फैमिली को यूज किया जा रहा है किस लिए? कि कोई मतलब अगर कोई फादर है तो उसको उसके बच्चे चाहिए ताकि उसका जनरेशन आगे बढ़े, एक सेफ्टी सिक्योरिटी की मतलब फिर अगर एक माँ है अगर, तो एक औरत है तो उसको हस्बैंड चाहिए, तो कोई जो घर का खर्च चलाए, यही रियलिटी, घर का खर्च चलाए। फिर जो जेंट्स है उसको वाइफ चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि वो उसके घर को संभाले। तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेफ्टी,
कि एक सेफ जोन में हम रहें, हमें कोई दिक्कत ना हो। और लव एंड बिलोंगिंग में आ जाएगा कि एक कनेक्शन चाहिए। फिर हम सेल्फ स्टीम पे देखते हैं, तो सेल्फ स्टीम पे आ जाता है क्या यहाँ पे आप सेल्फ स्टीम भी बोल सकते हैं या फिर स्टीम नीड्स भी बोल सकते हैं, ये भी नीड है। तो इसमें कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, मतलब लोग दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको भी रिस्पेक्ट चाहिए होता है। उस समय उस लाइफ के स्टेज उस स्टेज ऑफ लाइफ में व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो कुछ अचीव कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मैं एक कैपेबल आदमी हूँ इस समाज में। फिर फिफ्थ स्टेज पे क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनको सेल्फ, खुद का ही ज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उनमें मॉरलिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी आ जाती है, मीनिंग ऑफ इनर पोटेंशियल, उनका खुद का क्या पोटेंशियल है, वो क्या, उनके अंदर क्या क्षमता है। लोग दिखावा में आज तो मतलब अगर कहें कि कोई अगर नेता है तो वो बहुत बड़े पद पे बैठा है, लेकिन अगर वो उनका इनर पोटेंशियल उन जानता होगा कि वो क्या उस कुर्सी का हकदार है, नहीं है। मतलब उससे बहुत कैपेबल लोग हैं जो रास्ते पे चल रहे हैं ऐसे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कह सकते हैं कि वो बाइलक वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो उनको मतलब किसी हर एक आदमी को अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। और कोई अगर अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता भी है तो लोग उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते, लेकिन जो खुद को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके उस अकॉर्डिंग काम करते हैं वही इस स्टेज पे पहुंचते हैं। और ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उनका भी बहुत बड़ा राज दरबार था, सब चीज़ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको त्याग कर एक संत का जीवन को अपनाया था। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे यही होता है। इसमें जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड भी पूछे जाते हैं, कि जैसे ब्रीदिंग कौन से स्टेज में आता है, हेल्थ एम्प्लॉयमेंट कौन से स्टेज में आता है। तो हेल्थ तो सेफ्टी में आएगा, आपको साफ साफ पता चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी सेफ्टी में आ जाएगा कि एक आदमी को सेफ जोन में रहना है कि हमारा आगे का जो लाइफ है वो अच्छे से स्मूथली चलता जाए। तो ये लोअर ऑर्डर नीड हो जाते हैं, ये नीचे के 3, और हायर ऑर्डर हो जाते हैं ऊपर के 2, स्टीम नीड एंड लव, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए चलिए, तो ये थ्योरी कंप्लीट हो गया है। ये थ्योरी कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ मैं आपको ये थ्योरी अच्छे से मैं समझा पाई होंगी। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशंस मिलता रहे टाइम पे। और मैं पहले सारा थ्योरीज को कंप्लीट करने का प्रयास कर रही हूँ, उसके बाद मैं जो आगे के सीडीपी के जो टर्म्स बचे हुए रहेंगे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे और ऐसे टर्म्स हैं, तो उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।